स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्स में तो खास करके अगर हम लोग बात करें बीपीएससी की, बिहार दरोगा की, जो भी एग्जामिनेशन अभी बिहार टीचर वाला भी आने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल मूवमेंट से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। और नेशनल मूवमेंट इन रेफरेंस विद बिहार अगर किया जाए तो बिहार स्पेसिफिक जितने भी एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार सबसे पहला इसका टॉपिक है। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। यह क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि कांग्रेस का कैवां अधिवेशन बिहार में हुआ था, तो इसका आंसर होगा 37वां अधिवेशन। अभी 30 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम भी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1922 ईस्वी में हुआ है ना। कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था, तो बिहार के गया में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछ रखा है ऑलरेडी। तो बीपीएससी की आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे 69th अभी होने वाला है, 17th हो या 71th हो, तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है ना। स्टैटिक पोर्शन वैसे पोर्शन होते हैं जो कभी चेंज नहीं होता इन डिफरेंस विद टाइम। तो ये बने रहेंगे, ये चीज जो है, ये टॉपिक जो है ये बने रहेंगे और इसी से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाएगा किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। 37वां अधिवेशन गया में 1922 में अध्यक्षता की थी चितरंजन दास ने, CR दास ने किया था इसकी अध्यक्षता। हम लोगों से अक्सर ये पूछा गया, बीपीएससी ने पूछा था कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देशबंधु चितरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ था, ये देखो अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस बनेगा तो ऐसे चीज पूछे जा सकते हैं कि इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल गया। तो देख सकते हो आप कि एक अगर टॉपिक को हम लोग यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। यह क्वेश्चन भी बना हुआ है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा, किनके द्वारा किया गया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1923 में किया गया। और क्यों किया गया अगर पूछा जाए तो भैया ये दोनों जो थे ये विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे और इसीलिए इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब, 1923 में। किन किन ने, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फैक्ट्स क्लियर, ठीक है। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगर अब पूछा जाए कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, है ना, क्वेश्चन यहां से भी बनता है, तो ये किया था भैया किसने, श्री कृष्ण सिंह ने किया था सन 1923 में, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह वही जो बाद में चल के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बाड़ी थे। देखो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए, इन्होंने तो स्वराज पार्टी का गठन किया ना, श्री कृष्ण सिंह ने। तो बिहार में अगर स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो श्री नारायण प्रसाद, और सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, तो अब्दुल बाड़ी थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन है ना, साइमन कमीशन आया था भारत। साइमन कमीशन क्यों आया था, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद नारा बुलंद हुआ था साइमन गो बैक का, है ना। तो अब इससे बिहार का क्या रिलेवेंस है, तो इसको हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन का विरोध का निर्णय लिया गया, है ना, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स थे सारे ब्रिटिशर्स थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्रिएट करना इंडिया में। तो भैया कोई इंडियन नहीं है, आप खाली ब्रिटिशर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पारदर्शिता तो होगी नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो होगी नहीं। तो इसीलिए इसका चला ये चीज कि इसका विरोध किया जाएगा। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, है ना। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य में आया था। उद्देश्य क्या था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हुए थे 1919 ईस्वी में, उसकी जांच के उद्देश्य से ये आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिफॉर्म करना, ठीक है। ये मतलब हाथी के दांत थे दिखाने के, दरअसल इसका उद्देश्य कुछ और था। तो इसी के लिए इसका विरोध होना तेज हुआ। और विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय एज अ सदस्य, एज अ मेंबर नहीं था, ठीक है। साइमन गो बैक का नारा बुलंद हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। अब देखो लाला लाजपत राय की बात हो रही है तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा, अभी हमने जो बोला साइमन गो
बैक का जो नारा था वो लाला लाजपत राय ने ही दिया था। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, और इसी का विरोध लाला लाजपत राय एक नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे थे, प्रोटेस्ट के माध्यम से कर रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई और सर पे बहुत ज्यादा चोट होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि जो लाठियां आज मेरे ऊपर बरसी है यही ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। तो ये था भारतीयता और ये था हमारे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुए उनके क्रांतिकारियों का बोल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना जोश, कितना जुनून, कितना जज्बा रहा होगा। तो आप यहां पे देखो कि राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और अगर बिहार केसरी पूछ दिया जाए एग्जाम में कि बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो वो है, अगर बिहार केसरी पूछ दिया जाए कि बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो ये है श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है ना, श्री कृष्ण सिन्हा जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए। ठीक है ना, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिन्हा, उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है ना। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था, किन्होंने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और मुखर तरीके से साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए साइमन कमीशन भारत आ रहा था। और यहां पे आप देख सकते हो कि उसका क्या था, यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारो जो 1919 में हुआ था उसकी जांच के लिए आया था। ठीक है ना। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी में को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, कहानी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बिहार में साइमन कमीशन कब आया, तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आया। और क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुए थे 1919 में, उसी की जांच के लिए आया था। ठीक है, यही था साइमन कमीशन का मुख्य ये बैकग्राउंड, जो पृष्ठभूमि होता है कि साइमन कमीशन क्यों आया था। तो इसके लिए अगर एग्जाम में पूछा गया है तो आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे 1919 में, उसकी जांच के लिए आया था, यही करेंगे हम लोग। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया और एएन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, एएन सिंह के, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया। तो ये हो गया साइमन कमीशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फुलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से किसको दिया जाता है, तो ये होंगे कौन, जयप्रकाश नारायण जेपी, है ना, और फुलेना प्रसाद वर्मा। और 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, अभी हम लोगों ने अंजुमन इस्लामिया हॉल के बारे में पढ़ा कि विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से इसे नवाजा गया था। जो अभी रिसेंटली विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया तो वो अंजुमन इस्लामिया हॉल को दिया गया था। और अंजुमन इस्लामिया हॉल आपका पटना में है, स्थित है। तो 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। योगेंद्र शुक्ल नाम याद रखिएगा, आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, इसीलिए हम लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ये पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार को पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1934 ईस्वी में ये हुआ। 1931 ईस्वी में तो हो गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फिर 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना हुई, मतलब ऑफिशियली।
ठीक है, ऑफिशियली 1934 में हुई। ठीक है, इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सेक्रेटरी थे हमारे जेपी जयप्रकाश नारायण जी, और इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बाड़ी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने से था, इसीलिए इसका नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम था इसका? इसका नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद विचारों को बढ़ावा देने का और किसानों के साथ किसानों को जो है किसान मजदूरों को संगठित करने का, क्योंकि किसान और मजदूर जो थे वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थे, तो उनको संगठित करना बहुत जरूरी था इन आंदोलनों के लिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। अब देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम लोग सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम लोग सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं साथियों। तो ये क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ठीक है, देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कमेंट करके बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। ठीक है, यह प्रस्ताव जैसी पारित हुआ तो 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस बहुत ही जोर शोर से मनाया गया। उसके बाद क्या हुआ देखो, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक का कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। नमक का कानून पारित कर दिया गया था ना, सॉल्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे विदेशी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक का कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया था, नमक बनाया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है हमारे बीपीएससी में ही। तो देखो कितना रिलेवेंट टॉपिक है ये, जिसको अभी हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं कि बिहार में पूछा गया था कि नमक सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था, कब हुआ था। तो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। यह भी हुआ था बिहार में, यह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। मई 1930 में स्वदेशी लीग। ठीक है, डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सारे टॉपिक रेलेवेंट है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे स्टूडेंट साथी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स, सारे लेक्चर्स वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मई 1930 ईस्वी में। और साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज, अदर एग्जामिनेशन लाइक आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिहार स्पेशल का कोर्स भी अवेलेबल है हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, नंगी हड़ताल शुरू की। नंगी हड़ताल क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, नंगी हड़ताल की शुरुआत कहां से हुई थी, यह क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब हम लोग 68वीं के लिए वीडियोस कर रहे थे, 68वीं पीटी के लिए, उस दौरान भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, ठीक है, छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का, कौन से आंदोलन की बात हो रही है? सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। तो छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया और यही नंगी हड़ताल शुरू हुई थी। नंगी हड़ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंगी हड़ताल कहां से? छपरा जेल के कैदियों से। और किस आंदोलन से इसका संबंध है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। अब ये देखो, चौकीदारी कर भी
भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। यह क्वेश्चन बना है, बीपीएससी में ही बना है कि किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो यह था कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। ठीक है, चौकीदारी कर नंगी हड़ताल दोनों किससे रिलेटेड है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे बढ़ते साथियों, 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। क्वेश्चन देखो कहां कहां से बन रहा है, जो जो हाईलाइट किया गया, इसीलिए हम लोग इसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ था? अब बहुत बड़े पैमाने पे ये सिविल डिसोबियंस मूवमेंट होने लगा। विदेशी सारी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, है ना, जिसे हम लोग सिविल डिसोबियंस मूवमेंट कह रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार को तो कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही था। तो क्या एक्शन लिया गया? 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 6 माह के लिए राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष बने, है ना, उनको क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया, है ना। 6 माह की कैद की सजा दे दी गई। और गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। क्वेश्चन बन सकता है कि जब राजेंद्र प्रसाद की 6 महीने के लिए गिरफ्तारी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको मनोनीत किया? तो ये थे दीप नारायण सिंह। कहां के थे? भागलपुर के। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। देख लो, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया था, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, है ना। सिविल डिसोबियंस मूवमेंट को गांधी जी ने स्थगित किया था, लेकिन ये बिहार में बहुत ही वायलेंट था। ठीक है, बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पे हो गया था, बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, क्योंकि इसमें सब लोग जो है ब्रिटिश वस्तुओं का हो या और भी चीजों का हो, पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहे थे। उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, औरतें सब शामिल थे। ठीक है, गांधी जी द्वारा। उसके बाद आइए बिहार विधानसभा चुनाव 1937, ये भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ना। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 को जो हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखो तो। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पद पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। देखो, 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस लड़ा और 58 पे कांग्रेस जीता। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। पहला चुनाव हुआ था, किसको बहुमत मिला था? कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे? श्री कृष्ण सिंह थे, जो बाद में चल के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। आजाद भारत में भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, है ना। बिहार की कैसी है? बिहार में विधानसभा भी है, बिहार में विधान परिषद भी है ना। द्विसदनीय प्रणाली है बिहार में, 2 सदनीय सिस्टम है बिहार में। विधानसभा, विधान परिषद का सिस्टम है। यह भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। तो विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। अब देखो, उस दौरान कौन थे आपके बिहार के गवर्नर? तो इसको भी आप याद रखिएगा, राज्यपाल MG हैलेट। राज्यपाल MG हैलेट थे, जो बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह, जो मैंने आपको बोला, उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। देखो क्या होता था, आप मुख्यमंत्री तो बन रहे हो, है ना, लेकिन जो हस्तक्षेप होता था, जो गवर्नर होते थे, वो सरकार के कामकाजों में हस्तक्षेप करते थे। तो यहां पे श्री कृष्ण सिंह ने गारंटी मांगी थी। आप यहां पे पढ़ सकते हो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बना। अब यहां पे आप देखो, राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिन्हा ने कहा कि आप हमें आश्वासन दीजिए कि आप हमारे कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसका इन्होंने गारंटी नहीं दिया कि भैया इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम हस्तक्षेप कर भी सकते हैं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो इन्होंने कहा तो ठीक है, मेरी मर्जी, हम भी सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार बनाने से इनकार कर दिए थे श्री कृष्ण सिंह जी। तो इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी, यह थी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं,
अंतरिम गवर्नमेंट मतलब जिसको कहते हैं कि हाँ भाई आप अभी टेम्प्रोरी रूप से बन जाए। जैसे हम लोगों ने संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, मनोनीत किया गया था। उसके तुरंत बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि 2 दिन का समय चाहिए था एक अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं या जो प्रबल दावेदार हैं, चलो भैया आप बन जाओ, आप 2 दिन 4 दिन तक देखभाल करो, उसके बाद जब मनोनीत हो जाएगा पूर्ण रूपेण तो फिर वो जाके अपना कार्यभार संभालेंगे। तो यही हुआ था जब हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि नहीं भैया हम नहीं बनाएंगे सरकार, कि आप हमको गारंटी दीजिए कि आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा हमारे कामकाज में। तो जो गवर्नर थे जिनका नाम था, क्या नाम था, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, हैलेट याद रखिएगा, ठीक है, बैलेट से हैलेट याद रखिएगा, बैलेट पेपर तो हैलेट। तो ये थे राज्यपाल एमजी हैलेट थे। तो विधायक दल के नेता ने कहा, श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि ठीक है आप गारंटी नहीं देते तो हम सरकार भी नहीं बनाएंगे। तो इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी पार्टी थी वो थी इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उसके मुखिया थे आपके मोहम्मद यूनुस, उनको आमंत्रित किया। इनको ये क्या था, प्रांतीय चुनाव होता था, ठीक है ना, प्रांतीय चुनाव होता था, यानी कि प्रांतीय चुनाव था, यानी कि प्रोविंशियल था। तो जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री या फिर प्रीमियर बोला जाता था, ठीक है, प्रधानमंत्री या फिर प्रीमियर बोला जाता था। अक्सर जवाहरलाल नेहरू भी अपने जब भी अपने भाषण देते थे या फिर जब भी मुखातिब होते थे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो अक्सर नेहरू भी जो है सभी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कह के संबोधित करते थे या फिर प्रीमियर करके संबोधित करते थे। लेकिन कार्यभार जो होता था वो जो मुख्यमंत्री का कार्यभार है वही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम से बोला जाता था। यह कब था, जब प्रांतीय चुनाव होते थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब बनती थी। तो क्योंकि किसी भी प्रांत के मुखिया को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री भी कह सकते हो या मुख्यमंत्री भी कह सकते हो, ये अंतरिम मतलब देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट का मोहम्मद यूनुस को दिया गया कार्यभार। किसने बुलाया था, राज्यपाल ने बुलाया था। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। अब देखो 1 अप्रैल 1937 को, यहां पे मैंने जो बोला है ना, अंतरिम, बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल, इसको हाईलाइट करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो वो श्री कृष्ण सिंह ही होंगे। आजाद भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो वो भी श्री कृष्ण सिंह ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ अंतरिम मंत्रिमंडल की बात हो रही है। तो मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के यहाँ पे तब मुख्यमंत्री को जो है प्रधानमंत्री का दर्जा, जो मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री या फिर प्रीमियर कहा जाता था, क्योंकि प्रांतीय चुनाव होते थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती थी और किसी भी प्रांत के हेड को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो क्लियर है। अब आइए क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। कितने दिन के लिए रहे थे ये मोहम्मद यूनुस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 109 डेज के लिए थे, ठीक है। 109 डेज के लिए इन्होंने सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर डेज पूछा जाए तो 109 दिन। जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को पहले चुना गया था, अंतरिम अध्यक्ष थे वो, ठीक है, वो फाइनल नहीं थे। बाद में जो है मनोनीत किया गया, अपना आपस में सब लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है 11 दिसंबर 1946 में फाइनली जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तब तक 2 दिन के लिए वो अंतरिम थे, अंतरिम अध्यक्ष थे। तो उसी तरह से ये भी थे। उसके बाद क्या हुआ कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह, देखो अब आ गया, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक है। अंतरिम सरकार चली गई, कितने दिन में गई, 109 डेज, 109 डेज में इस्तीफा दिया उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने। और उसके बाद 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। क्या हुआ था, जो रार तकरार चल रहा था ब्रिटिशर्स और कांग्रेसी के बीचों में, तो वो खत्म हुआ। और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह मान गए, कहें कि चलो ठीक है, तुम मान गए तो हम भी मान गए। गवर्नर ने कहा कि चलो भाई आप अपना काम करो, काज करो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, हम सरकार बना लेते। तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में
में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो गया था? ठीक है, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन्हीं को कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। इनको और क्या कहा जाता? तो बिहार केसरी, जो मैंने उस टाइम पे ही क्लियर किया था, एक बार और आपको रिवाइज करवा दें। बिहार केसरी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, तथा प्रोफेसर अब्दुल बाड़ी जो है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री तो बन गए, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने कब लिया? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को तो श्री कृष्ण सिंह ने अपना पदभार संभाला। बाद में इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बाद में इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया था श्री कृष्ण सिंह ने। क्यों दिया था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक नाम आप याद रखिएगा, योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से यहां पे आ जाते हैं। रिवीजन भी बहुत जरूरी है जब हम लोग चीजों को क्लियर कर रहे हैं। तो हमने कहा देखा था योगेंद्र शुक्ल को, हाँ, योगेंद्र शुक्ल जो थे उनसे रिलेटेड, या आप देख सकते हो 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनुपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बाड़ी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, योगेंद्र शुक्ल, मैंने आपको कहा था कि इस नाम को याद रखिएगा। इसी कारण से एक बार फिर से बिहार विधानसभा में उलटफेर हुआ। श्री कृष्ण सिंह ने वर्ष 1938 में इस्तीफा दिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन बना है कि श्री कृष्ण सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया था अपने मुख्यमंत्री पद से। श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से क्यों इस्तीफा दिया था? तो जो राजनीतिक कैदी थे, जो राजनीतिक बंदी थे, जो उनकी रिहाई के लिए श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दिया था। हो क्या रहा था कि जिनको भी बंदी बनाया जा रहा था उस दौरान, जो भी राजनीतिक कैदी थे जिन्हें बंदी बनाया जा रहा था, उनको अंडमान जेल शिफ्ट कर दिया जा रहा था। ठीक है, जहां पे काला पानी की सजा दी जाती थी। हम लोगों ने सावरकर जी के केस में भी देखा था, उन्हें भी अंडमान में सजा सुनाई गई थी, वो भी अंडमान में कई सालों तक अपने सजा काट रहे थे। तो योगेंद्र शुक्ल भी एक नाम थे जिनको अंडमान स्थानांतरित किया गया था, है ना, अंडमान की जेल में इनको स्थानांतरित किया गया था। इसी के लिए राजनीतिक कैदियों को छोड़ने ही के लिए श्री कृष्ण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी मांग थी कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको आप रिहा करो, उसमें से एक नाम था योगेंद्र शुक्ल। बाद में जब श्री कृष्ण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वाइस राय जो थे उस दौरान भारत के, उन पे दबाव बना कि आप राजनीतिक बंदियों को आप तो रिहा करो, तो बाद में जो वाइस राय थे उस दौरान उन्होंने योगेंद्र शुक्ल को रिहा किया था। जो हमने आपको यहां पे कहा था कि इस नाम को याद रखिएगा, यह नाम था योगेंद्र शुक्ल, इन्हें फिर से रिहा किया गया था। तो फिर श्री कृष्ण सिंह जी माने थे, और यह क्वेश्चन बन चुका है बीपीएससी में ही कि श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए। ठीक है, सारी चीजें यहां क्लियर हो रहे हैं। अब देखो, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम, ये तो हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया था। फिर ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो ये नारा दिया गया था, गांधी जी दिए थे। कब दिए थे? क्वेश्चन बन सकता है, कब दिए थे? क्रिप्स मिशन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार जब चल रहा था, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, है ना। और उसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अक्सर हम लोग हिंदी और इंग्लिश नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नाम भी याद रखना होता है। भारत छोड़ो आंदोलन तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, है ना।
कड़ो या मड़ो का नारा दिया गया था। नाम में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों को समझते हैं। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, फिर हुआ था बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, महाधिवक्ता के पद पे थे कौन? बलदेव सहाय थे महाधिवक्ता के पद पे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। बिहार में भी बहुत ज्यादा आग थी, ठीक है, आजादी को लेकर। तो आप उसी का यहाँ पे नमूना, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो। अगर हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तो और भी ऐसे अनसंग वॉरियर्स है, ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनका हम नाम तलक नहीं जानते और जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा हमारे भारत को आजाद करने में, और जो बिहार से थे या फिर जो भारतवर्ष से थे। ठीक है ना। तो पटना के तत्कालीन जिलाध्यक्ष WG आर्चर ने आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए। 7 शहीद है ना, नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। हमारे पटना में तो इनका एक मूर्तियां भी हैं 7 शहीदों की, जहां आप देख सकते हो। जब आप पटना आओगे तो ये आप देख सकते हो कि 7 शहीदों की मूर्तियां भी आपको दिखेंगी पटना के प्रोमिनेंट लैंडमार्क के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, जब 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया, तभी तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उन्होंने गोलियां चलवा दी। ठीक है, गोलियां चलवा दी और सारे नौजवान थे, सारे यूथ थे, सारे यंग स्टूडेंट्स थे, जिनका ये प्रयास था कि हम झंडा फहराएंगे उस इमारत के ऊपर में, मुख्य इमारत के ऊपर में। और उसी में वहाँ के जो तत्कालीन DM थे उस दौरान पटना के, उन्होंने छात्रों के ऊपर, 7 छात्रों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, कईयों की जान भी गई थी इसमें। ठीक है, शहीद हो गए थे तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से इस गोलीकांड में, 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए थे। 7 स्टूडेंट्स जो थे, जो 7 शहीद थे, वो इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हम लोगों ने 7 के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखा है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, लो नाम भी आपको यहाँ पे आ ही गया, जो मैंने आपको बोला अभी कि कौन कौन से नाम थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। इससे अंदाजा लगता है कि कितना हम लोगों ने बलिदान दिया इस आज़ादी के लिए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। 7 नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, उमाकांत सिन्हा, रामाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने, मैंने आपको क्या बोला था कि पटना के प्रोमिनेंट लोकेशन पे इन 7 शहीदों की मूर्तियां स्थापित है। और वो प्रोमिनेंट लोकेशन कौन सा है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। स्वतंत्रता जैसे ही मिली हमें, तो हमने इनकी याद में, शहीदों की याद में सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया। तो सचिवालय जो पटना का सेंटर है, पटना का प्रोमिनेंट लैंडमार्क है, उसके सामने आपको इनकी 7 शहीदों की स्मारक आपको दिख जाएगी अगर आप पटना आते हो तो। ठीक है, इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। अब देखो क्या होता, शिलान्यास तो कर दिए, लेकिन ऑफिशियली जब अनावरण की बात हुई तो हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1956 में किया था। और उस दौरान बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे जयरामदास दौलत राम, जिन्होंने इसका शिलान्यास किया था। अब देखो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, राज्यपाल से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम लोग राज्यपाल के लिए जगह यहाँ पे खाली कर रखा हमने। आप यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण सिन्हा में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे मैंने सिन्हा बोल दिया होगा तो उसको आप लोग वो की इग्नोर कीजिएगा। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री है ना, भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो किसी दल से नहीं थे, वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री ये थे अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में भी अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी। तो ये फैक्ट है। राज्यपाल वाला फैक्ट हम लोग यहां पे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जेम्स शिफ्टन, सर जेम्स शिफ्टन जो हैं ये बिहार के पहले राज्यपाल थे ब्रिटिश एरा में। ठीक है, ब्रिटिश एरा में बिहार के पहले राज्यपाल थे। कब से कब तक थे, क्वेश्चन बनता है यहां से, इसीलिए हम लोग यहां पे प्रथम और ये सब देख लेते हैं एक बार। यहां से लेके 11 फरवरी 1935 से लेके 10 मार्च 1937 तक थे। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अगर आप नोट करें तो आप नोट कर सकते हो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम गवर्नर थे सर जेम्स शिफ्टन। 11 फरवरी 1935 से लेकर 10 मार्च 1937 तक इनका कार्यकाल रहा था, है ना, इनका कार्यकाल रहा था इतने सालों तक के लिए। और ये ब्रिटिश रूल के दौरान ये बिहार के राज्यपाल बने थे। अब देखो, स्वतंत्रता के पश्चात जय रामदास दौलत राम, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर में, जयराम दास दौलत राम जो है ये कब से कब तक रहे थे, 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था से लेकर 11 जनवरी 1948 तक ये रहे थे। ये भी नाम याद रखिएगा, जयराम दास दौलत राम। ये कब थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो बहुत डिटेल्ड में ये वीडियो बन रहा है साथियों, तो पूरा कंटेंट देखिएगा, क्योंकि ये आपका इंडियन मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस कंटेंट को लेकर आए। और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो शायद ही इस कंटेंट में भी नहीं होगा, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। डेप्थ में हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आंख बंद करके आप लोग सही जवाब को मार सकते हो। ठीक है ना, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की बात करो या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार की बात करो तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल में सबसे पहले कौन बने थे, जयराम दास दौलत राम बने थे। 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ब्रिटिश इंडिया में कौन थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन थे, है ना, प्रथम राज्यपाल थे। अभी कौन है, अभी कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और ये कैवे गवर्नर हैं, ये 41वें गवर्नर हैं। ठीक है, 41st 41वें गवर्नर हैं, 41वें राज्यपाल हैं बिहार के। ठीक है, आजाद भारत में हम यहाँ पे ब्रिटिश रूल को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रिटिश रूल को ऐड नहीं कर रहे हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद जब राज्यपाल बनने शुरू हुए, तो अभी जो वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये 41वें राज्यपाल हैं। ठीक है, अब राज्यपाल की बात हो रही है तो दो नाम को और ले लिया जाए, यहाँ पे दो नाम और ले लिया जाए जिससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन एंड रामनाथ कोविंद सर, जाकिर हुसैन सर एंड रामनाथ कोविंद सर। ठीक है, ये दोनों ऐसे राज्यपाल हैं, ये दोनों ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में चलकर भारत के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, बाद में चल के भारत के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, दो बिहार के दो राज्यपाल जाकिर हुसैन, है ना, और रामनाथ कोविंद, ये दोनों ऐसे राज्यपाल हुए, ऐसे गवर्नर हुए बिहार के जो बाद में चल के राष्ट्रपति भी बने। तो ये
हो गया आपका गवर्नर से रिलेटेड फैक्ट। क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर, क्योंकि क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, तो अभी भी बनेंगे। अब 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। जो 7 शहीद हुए, 7 का नाम हम लोगों ने लिया, इनकी स्मारक सचिवालय के सामने है ना। और इनका स्मारक का इनका शिलान्यास किया गया ऑफिशियली हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा सन 1956 में। तो इनके इसके बाद क्या हुआ, गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने और के आदि से उद्देश्य से किया गया था। अब देखो क्या हुआ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा था, देशव्यापी आंदोलन था, है ना। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे दिया था। हमारे बिहार में भी ये आंदोलन बहुत ही सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ, ठीक है, नेपाल में गठित हुआ। और इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे, जो कम्युनिकेशन मीडियम्स थे, संचार साधन थे, उसको नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था। और यह क्वेश्चन बना था कि जयप्रकाश नारायण जेल से किस त्योहार के दिन भागे थे। देखो कहां कहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी बिहार का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, तो क्वेश्चन आप इसी से समझ लो कि कितने डिटेल से पूछा था। क्वेश्चन पूछा गया था शायद 67वीं बीपीएससी में कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी किस त्योहार के दिन भागे थे। तो दिवाली था उस रात, ठीक है ना, जिस दिन वो धोती को जोड़ के धोती को और उसके बाद भागे थे, ठीक है, दीवार को फांगे थे। तो यहां पे आप देख लो, आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके कहां शिफ्ट किया था, हजारीबाग जेल में। और 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात, जो मैंने अभी आपको बताया कि दीपावली की रात में अपने 5 साथियों का नाम भी पढ़ लो, क्वेश्चन बन सकता है। रामानंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, वही योगेंद्र शुक्ल जिसके लिए राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए जो श्री कृष्ण सिंह ने जो मुहिम चलाई थी और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसमें ये भी शामिल थे। बाद में इनको जो है जेल शिफ्ट किया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और उसके बाद इनकी रिहाई हुई थी, जब पूरा प्रेशर बना वाइसराय के ऊपर में, तो इनकी रिहाई हुई थी। गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह, ठीक है, के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब कितना आगे पूछा जाएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात को भागे थे और 5 साथियों के साथ भागे थे। रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले थे, ठीक है। और इसके बाद आजाद दस्ता का गठन हुआ था 12 अगस्त 1942 को। यहां पे हम लोगों ने देख लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने पूरा फैक्ट देख लिया। अब देखो क्या हुआ था, जब भाग गए वो गठन किए फिर आजाद दस्ता का। तो नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। राजविलास के जंगलों में आजाद दस्ता को ट्रेनिंग दिया जाता था। राजविलास के जंगलों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन चुका है कि आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर कहां होता था, राजनिवास के जंगलों में गठित हुआ। इसमें बिहार को युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। यह भी इससे भी क्वेश्चन बना है, छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, अग्नि शस्त्रों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई और इसके डायरेक्टर थे सरदार नित्यानंद सिंह, ठीक है। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे, ठीक है। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था, ठीक है। राम मनोहर लोहिया पे था जिनकी समाजवादी विचारधारा थी और आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व उन्हीं को दिया गया था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था आजाद दस्ता का
प्रयास शिथिल पड़ गया। जितने भी आजाद दस्ता के नेताएं थे, जितने भी नेतागण थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद ये जो प्रयास था, जिसमें मुख्य उद्देश्य था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन मीडियम था, उसको नष्ट करना, छापामार युद्ध के लिए युवाओं को ट्रेन करना, तो ये स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया था, क्योंकि जो मुख्य लीडरशिप थी वही पकड़ी गई, जेल चली गई, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ठीक है, स्वराज ट्रेन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर ही कब्जा कर लिया और उसके बाद स्वराज ट्रेन नाम से इसको चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहां पे? सिवान में एक थाने के ऊपर में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश में वो गोलियों का शिकार हुए, पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। जो आज गांधी मैदान हम लोग देखते हैं, जो पटना का सेंटर है, वो पूरे इतिहास की गवाही वही देता है। ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। गांधी मैदान का नाम क्या था? बीपीएससी में पूछा गया है कि इसका नाम क्या था। पटना लॉन्च के नाम से ये जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पटना लाउंज। ब्रिटिशर्स ने रखा था, है ना, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से रखा था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। कब रखा गया था? 1948 में। पहले पटना लॉन्च के नाम से जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। ठीक है, बिहार में 15,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए थे, जिसमें कई जो थे कईयों को सजा हुई, कई जो थे शहीद भी हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथक बिहार राज्य का गठन, है ना। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है और क्या किस नाम से जाना जाता है? एक तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, इंटरिम प्रेसिडेंट थे। और सच्चिदानंद सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बिहार के नाम से। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बिहार के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका बहुत योगदान था आधुनिक बिहार को बनाने में, है ना, सब चीज़ों को कार्यान्वयन करने में। तो पृथक बिहार के राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने यही लड़े थे, ठीक है, यही लड़े थे बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। बिहार को अलग राज्य के रूप में जब बिहार हमारा जाना जाता है, जो हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस बड़े आन बान शान से मनाते हैं 22 मार्च को, तो बिहार को अलग करने का, बिहार को अलग किया गया था। उसमें सबसे अहम योगदान था हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है। और जब 22 मार्च को हम लोग जो मनाते हैं बिहार दिवस, वो उनके ही कारण है। ठीक है, इसीलिए इनको श्रेय दिया जाता है। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय, जो बिहार अलग बिहार जो बना, जो बिहार राज्य का एक निर्माण हुआ, उसका श्रेय किसको जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण साय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। इसी में जो है एक जागृति जगाई गई, एक भावना उत्पन्न की गई बिहारियों के बीच में कि भाई बिहार को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जो भी सुविधाएं मिलती है सरकार को, वो बिहार को भी इंडिपेंडेंट रूप से मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र लिखना शुरू किया था। और बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र जो था, इनका ये अखबार था, जिससे बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग अवेयर हुए, बिहार के लोग अवेयर हुए। और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते भी हैं उस दिन को, है ना। ठीक है, अब आइए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी थे। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की, जो गांधी टोपी फिर ट्रेंड में भी चला। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? Who founded सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले,
ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किनके द्वारा आरंभ, किनके, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इन्हीं के सोच विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने काफ़ी यूथ्स को मोटिवेट किया सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इनका ये नाम होगा, गोपाल कृष्ण गोखले होगा, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक मुख्य अंश, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को पढ़ा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोगों ने जो मुख्य आंदोलन है उन सभी को पढ़ा, साथ ही साथ हम उन मुख्य आंदोलनों में बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार के नेताओं की क्या भूमिका थी, उन सब के बारे में पढ़ा। और जितने भी डिटेल्ड थे, जितने भी डेप्थ थे, सबको हम लोगों ने कवर किया। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके राय के हम लोग आभारी रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन हमें चाहिए ताकि हम लोग आगे भी और भी ऐसे इनोवेटिव और ऐसे कंटेंट जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके, उसको आपके साथ साझा करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।